अब है ये रेगुलेशन नंबर 147। अब थोड़ा सा रेगुलेशन देख लेते, 10 मिनट हम लोग है ना, 152 तक का जो भी रेगुलेशन है वो 10 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। क्योंकि एमसीक्यू सिर्फ कर लेंगे तो माइंड में रहेगा ही नहीं। ठीक है, बहुत लोग को पता होगा, बहुत लोग को नहीं भी पता होगा, तो एक बार हम सिर्फ, क्योंकि आज हम लोग के पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये क्या दिया होगा, 147 में दिया हुआ प्रिकॉशन अगेंस्ट इरप्शन ऑफ गैसेस। अगर हम लोग जो भी वर्किंग करते करते, अगर कोई डिसयूज्ड वर्किंग है, गोप है, उसके 30 मीटर के रेंज में पहुंच जाते हैं, विद इन 30 मीटर, और वर्किंग करते करते किधर पहुंच रहे हैं, इधर गोप है या डिसयूज्ड वर्किंग है, जहां पे क्या हो सकता है, इन्फ्लामेबल गैस, नोक्सियस गैसेस का प्रेजेंस हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब एडवांस बोरहोल ड्रिल करते हुए चलेंगे, एडवांस बोरहोल। अब वो बोरहोल जो ड्रिल करेंगे कम से कम 1.5 मीटर एडवांस रहेगा। जब हम लोग विद इन 30 मीटर वाले रेंज में पहुंच जाएंगे, गोफ या डिस्यूज्ड वर्किंग जहां पे इन्फ्लामेबल गैस या नोक्सियस गैसेस प्रेजेंट हो सकता है, तो हम लोग कम से कम 1.5 मीटर का एडवांस बोरहोल ड्रिल करते हुए चलेंगे। तो बस रेगुलेशन नंबर 147 में यही दिया हुआ है। और जो ड्रिलिंग किया जाएगा, ऑपरेशन ऑफ द बोरहोल कैरिड आउट अंडर द सुपरविजन ऑफ ए कॉम्पिटेंट पर्सन, और नो लैंप अदर देन अप्रूव्ड सेफ्टी लैंप टॉर्च यूज किया जाएगा। अब 148 में आता है रिकवरी एंड एक्सप्लोरेटरी वर्क। इसमें क्या है कि अगर माइंस में एक्सप्लोजन हो जाता है, एक्सप्लोजन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस या कोल्ड डस्ट होता है, तो उस केस में जिसको मैनेजर ऑथराइज करेगा या मैनेजर नहीं रहेगा, तो जो भी प्रिंसिपल ऑफ, ये प्रिंसिपल ऑफिशियल का क्वेश्चन 100% मान के चलो एग्जाम में आने वाला है, कि प्रिंसिपल ऑफिशियल कौन होता है, माइनिंग डिसिप्लिन का होता है। मैनेजर के एब्सेंट में सीनियर मोस्ट जो माइनिंग डिसिप्लिन का वहां पर ऑफिशियल प्रेजेंट है, उसी को प्रिंसिपल ऑफिशियल बोला जाता है। ये 100% क्वेश्चन मान के चलो आने वाला है। ठीक है, मैनेजर उसको थ्राइज करेगा, और यहाँ पे क्या इरादा है कि रीओपन करना है माइंस को, मतलब माइंस को या कोई उसका पार्ट है, रीओपन करना है, जिसको पहले से क्या किए थे, आइसोलेट करके रख दिए थे, या सील्ड ऑफ या फ्लडेड विथ वाटर करके रखे हुए थे, कि कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग वगैरह स्टार्ट हुआ था, तो उसके कारण क्या करना पड़ा था, हम लोग का स्टॉपिंग बना के उसको आइसोलेट कर दिए थे, या उसको वाटर से पूरा फ्लड कर दिए थे। अब हम लोग क्या है कि उसको खोलना चाह रहे हैं, रिकवरी करना चाह रहे हैं। तो ओनर एजेंट मैनेजर क्या करेगा, कम से कम 30 दिन पहले, नॉट लेस देन 30 डेज, मतलब अगर 1 फरवरी से स्टार्टिंग है खोलने का, तो उसका 30 दिन जो भी वो आ रहा है, मान के चलो कि 1 जनवरी या 1 जनवरी से बिफोर, मतलब 31 दिसंबर, 29 दिसंबर, 28 दिसंबर, उतना दिन पहले वो एक नोटिस देगा रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर को, कि हम ऐसा ऐसा करने जा रहे हैं। जैसे सीसीएल में चोरी अंडरग्राउंड माइंस में आग के कारण ही बंद किया गया था, उसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है, रेस्क्यू रिकवरी वगैरह करके। हाँ, बिफोर 30 डेज। अब क्या है कि जो भी रिकवरी वर्क किया जाएगा, वो सिर्फ रेस्क्यू कवर के अंदर अंडर में किया जाएगा, और नॉट लेस देन 3 पर्सन। ये इंपॉर्टेंट है कि एक जो रेस्क्यू टीम जाएगा मान लो रिकवरी करने के लिए, तो कम से कम उसमें 3 मेंबर जरूर प्रेजेंट रहेगा, नॉट लेस देन 3। और वैसे हम लोग क्या जानते हैं, जो रेस्क्यू में पढ़े हुए हैं, कि नॉट लेस देन 5, नॉट मोर देन 6, यही था ना। जब भी हम लोग माइंस रेस्क्यू रूल पढ़े हैं, तो वहां पे जो रेस्क्यू टीम जाता है रिकवरी वर्क करने के लिए, तो वो नॉट लेस देन 5 होना चाहिए, नॉट मोर देन 6 होना चाहिए। और अगर कैंटीन मैनेजमेंट कमिटी पढ़े होगे तुम लोग, तो वहां पे क्या है कि नॉट लेस देन 2, नॉट मोर देन 5। और यहाँ पे क्या है कि नॉट लेस देन 3। तो इस तरीके से 3 4 डाटा है ना, अलग अलग जगह है, लेकिन उसको साथ में रिमाइंड कर लेना होगा। और जो भी पार्टी जाएगा वो सुटेबल अपरेटस लेके जाएगा, जो भी चीफ इंस्पेक्टर दिया हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड या अप्रूव्ड फ्लेम सेफ्टी लैंप। ये हो गया 148 में। अब 149 में क्या है कि डेंजर फ्रॉम सरफेस वाटर, कि सरफेस वाटर से जहाँ खतरा है, तो वहां पे क्या करना है, तो हम लोग उस एरिया का पहले पता कर लेंगे कि एचएफएल क्या हो है, हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या है। तो हम लोग जो भी माइंस का इंक्लाइन रहेगा, ओपनिंग जो भी रहेगा ना, वो हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर से ऊपर रहेगा,
उससे कम नहीं रहेगा। मतलब जो इंट्रेंस बनाएंगे, देखो यहाँ लिखा हुआ है, एवरी इंट्रेंस इनटू ए माइन शेल बी सो डिजाइन या कंस्ट्रक्टेड या मेंटेन्ड कि उसका लोएस्ट पॉइंट रहेगा शेल नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर above द हाईएस्ट फ्लड लेवल एट दैट पॉइंट। HFL प्लस 1.5 मीटर पे क्या रहेगा, एंट्री पॉइंट, माइंस में जो एंट्री करने का रास्ता रहेगा ना, वो हाईएस्ट फ्लड लेवल से 1.5 मीटर ऊपर रहेगा। अभी भी हम लोग जो है HFL को कभी भी हम लोग इंटरपोलेशन से नहीं निकालेंगे। मतलब इंटरपोलेशन क्या होता है कि मान लो दिया हुआ है कि 2017 में HFL 152 था, RL दिया हुआ है HFL का 152 मीटर। 2018 में मान लो दिया हुआ है, आया है 153। मान लो 2019 में आया है 154, तो सब लोग क्या बोल देगा कि 2020 में कितना होना चाहिए HFL 155। तो यही इंटरपोलेशन हो गया, जो हम लोग बोल दे रहे हैं ना कि हाँ इस तरीके से बढ़ रहा है, मतलब 155 होना चाहिए। तो यही चीज है कि यही चीज दे दिया है कि हम लोग इंटरपोलेशन नहीं करना, हम लोग एक्चुअल जो आया है डाटा, हम लोग उसी को लेना है वहां पे। ठीक है, तो इसी को बोलता है कि इंटरपोलेशन से हम लोग नहीं निकालना है। और ये क्वेश्चन हमसे है ना, ये वाला क्वेश्चन हमसे इंटरव्यू में पूछा हुआ था फर्स्ट क्लास वाले में, कि अगर वाटर डैम या रिजर्वायर जो है अपना माइंस का अपस्ट्रीम साइड में है, ऊपर साइड में है, मतलब इधर कहीं डैम वगैरह है, अब मेरा माइंस मान लो इधर डाउन साइड में, यहाँ कहीं माइंस है और ये डैम है, तो डैम वाले से हमेशा बातचीत कर, कम्युनिकेट करके रखेंगे कब वो पानी छोड़ेगा, कब क्या करेगा, क्योंकि उसके अनुसार हमको अपना माइन से वर्कर लोग को विड्रॉ करना होगा। अब क्या है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल के 1.5 मीटर ऊपर हम लोग क्या रख लिए हैं, एंट्री पॉइंट रखे हुए हैं। अब क्या है कि हम लोग को एक डेंजर लेवल मार्क करना है कि कब वर्कर लोग, मतलब माइंस को कब खाली करवा लेना है। तो ये अगर HFL है, अगर ये मान लो HFL वाला पॉइंट है, तो इससे HFL से 1.2 मीटर नीचे, 1.2 मीटर नीचे हम लोग डेंजर लेवल रखेंगे, कि अगर ये पानी डेंजर लेवल से ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, वर्कर लोग को वहां से विड्रॉ कर लेंगे माइन से। तो HFL का फुल फॉर्म भी तुम लोग से पूछ देता है कि HFL का फुल फॉर्म क्या होता है, द हाईएस्ट फ्लड लेवल। ये देखना दिल्ली वगैरह में जो बाढ़ वगैरह आता है, मुंबई वगैरह में, तो समुद्र में नहीं देखते हो यार, एक पूरा स्केल लगा हुआ रहता है, उसी में रहता है। अब हम लोग तो बहुत पढ़े हैं कि रेलवे के नजदीक जाएंगे तो 45 मीटर तक हम लोग को वर्किंग करना अलाउ नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कि नो वर्किंग सेल बी मेड, अगर ये मान लो रिवर है, कैनाल है, लेक है, वाटर टैंक है, तो इसके वर्टिकली तो हम लोग काम करना है ही नहीं। और ये रिवर का मान लो दोनों छोर है, रिवर का मान लो चौड़ाई के अनुसार ये दोनों एंड है, तो दोनों छोर से 15 मीटर, दोनों छोर से 15 मीटर, 15 मीटर भी वर्टिकली हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। मतलब रिवर का सीधा वर्टिकली काम नहीं कर सकते हैं, और कोई भी स्पोर्ट जो 15 मीटर के डेप्थ में लाई कर रहा है इधर भी अंदर में, हम लोग काम नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि एग्जाम में इसमें माइंड मतलब वहां पे याद ही नहीं रहता है, वहां पे देता है ऑप्शन 15 मीटर, 45 मीटर, 60 मीटर या नन, हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं। एक ऑप्शन दे देगा वैसा कि हम लोग काम ही नहीं कर सकते रिवर वगैरह के नीचे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है इस पॉइंट को कि हम लोग रिवर वगैरह के नीचे काम नहीं कर सकते। और साथ में रिवर का जो दोनों छोर है, आइदर बैंक ऑफ द रिवर, कैनाल और बाउंड्री ऑफ द लेक, टैंक, जो भी है, जितना भी डाटा दिया हुआ है, उसके 15 मीटर तक में भी हम लोग वर्टिकली उसके नीचे काम नहीं कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। अब आता है क्या है कि हम लोग रेनी सीजन में, रेनी सीजन में 14 दिन में, देखो पानी वाला में जितना में कैसे था, देखो हम लोग अभी जब हम लोग पढ़े थे 132 नंबर रेगुलेशन से स्टार्ट किए पढ़ने के लिए, तो कहीं भी 14 दिन नहीं आया था, सब जगह 7 दिन और 30 दिन आ रहा था। लेकिन पानी वाले में जहां भी पढ़ेंगे ना, तो जरूर 14 दिन मिलेगा, हम लोग को 14 डेज जरूर मिलेगा।
तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन वंस एट लीस्ट इन एवरी 14 डे ड्यूरिंग द रेनी सीजन में 14 दिन में कम से कम एक बार, और अदर सीजन में मतलब समर वगैरह सीजन में कम से कम 30 दिन में एक बार, कि जो भी प्रोटेक्टिव मेजर प्रोवाइडेड अंडर सब रेगुलेशन 1 2 3 4 5 मतलब HFL वगैरह, जो भी ऊपर पॉइंट पड़े हैं वो सारा प्रोटेक्टिव मेजर किया जा रहा है कि मतलब लिया गया है कि नहीं, प्रोवाइड किया गया है कि नहीं, उसका जांच करेगा। तो गर्मी में या अदर सीजन में 30 दिन में एक बार, और रेनी सीजन में 14 दिन में, क्योंकि रेनी सीजन में वर्षा होगा तो उसका तो चेक करना ही होगा। और मैनेजर का ये ड्यूटी है कि वो खुद से प्रत्येक क्वार्टर में मतलब हर एक 3 महीना में कम से कम एक बार वो खुद जाके मैनेज मतलब पर्सनली वो जो प्रोटेक्टिव मेजर दिया हुआ है उसको जाके खुद से वो चेक करे कि प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। ठीक है, तो यही प्रोटेक्टिव मेजर मेजर मतलब रेगुलेशन जो सब रेगुलेशन 1 में दिया हुआ है, 2 में दिया हुआ है, 3 में दिया हुआ है, 4th में दिया हुआ है कि डैम वाले से कॉन्टेक्ट करके चलेंगे, और 5वां में जो दिया हुआ है डेंजर लेवल जो हम लोग मार्क करके रखना है बिलो द हाईएस्ट फ्लड लेवल। ये चीज के बारे में मैनेजर खुद से हर एक 3 महीना में जाके कम से कम एक बार जरूर चेक कर लेगा। अब बाकी कॉम्पिटेंट पर्सन 7 दिन 14 दिन और 30 दिन में, रेनी सीजन में 14 दिन में और अदर सीजन में 30 दिन में। अब है कि डेंजर फ्रॉम अंडरग्राउंड इनंडेशन। ये पटेल सर लोग जब फर्स्ट क्लास की तैयारी करते थे तो बोलते थे कि ये सब क्वेश्चन बहुत ही फेमस हुआ करता था लॉन्ग टाइप में लिखने के लिए, क्योंकि उस टाइम बहुत ज्यादा इनंडेशन केसेस हुआ था, गजली टार में हुआ था, बागडीगी में हुआ था, और बहुत जगह और कुछ कुछ माइंस में हुआ था बीसीसीएल में। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है जो लड़का लोग को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, कि नो वर्किंग, अब ये क्या दिया हुआ है कि नो वर्किंग विच हैज अप्रोच्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर ऑफ एनी अदर वर्किंग। जिसको हम लोग क्या किए हैं, अगर कोई ऐसा वर्किंग है जिसको हम लोग फिजिकली एग्जामिन कर लिए हैं कि हाँ वहां पे एकुमुलेशन ऑफ वाटर वगैरह नहीं है, या कोई भी वैसा लिक्विड मैटर नहीं है जिसमें है कि प्रॉपर्टी वैसा है कि अगर भीगेगा वेट होगा तो बहने लगेगा, अगर कोई फिजिकली एग्जामिन कर लिया है तो उस केस को छोड़ के अगर बाकी हम लोग कि सेम माइंस में या एडजॉइनिंग माइंस में अगर हम लोग 60 मीटर तक हम लोग मतलब अगर पहुंच रहे हैं कुछ भी वैसा वर्किंग है तो हम लोग क्या करना है वहां पे, तब तक उसको एक्सटेंड नहीं करेंगे प्रायर परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर का परमिशन से ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। मतलब कौन सा प्लेस में, ये प्लेस दिया हुआ है यहाँ पे, ये प्लेस दिया हुआ है कि वेयर वर्क इज बीइंग डन इन एनी सीम और सेक्शन बिलो अनदर सीम और सेक्शन, मतलब ये ऊपर सीम है नीचे वाला सीम है, तो नीचे वाले सीम में काम कर रहे हैं तो उस केस में एनी प्लेस इन ए सीम और सेक्शन, मान लो एक ही सीम है इस तरीके से गया हुआ है तो ये अपर लेवल में ये डाउन लेवल में है, और कोई सीम अगर फॉल्ट वगैरह के एलोंग अप्रोच कर रहा है तो वहां पे भी क्या हो सकता है, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर वगैरह हो सकता है। तो वो सब जगह में अगर 60 मीटर के अंदर हम लोग पहुंच जा रहे हैं तो 60 मीटर के बाद हम लोग वर्किंग उधर पहुंच चाहिए, क्या कहते हैं, आगे प्रोसीड करना ही नहीं है जब तक कि पर्सनली खुद से जाके वेरीफाई ना कर ले, फिजिकली एग्जामिन ना कर लिया जाए, या अगर आगे बढ़ना होगा तो चीफ इंस्पेक्टर से परमिशन लेना होगा। यहाँ रीजनल इंस्पेक्टर से काम नहीं चलेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जहां पे किसी माइंस में अगर जो सीपेज है वो एबनॉर्मल सीपेज है, मतलब मान लो माइन से क्या होता है, रूप से हल्का हल्का पानी टपक रहा है तो कॉमन चीजों की दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर कभी होता है कि बहुत जोरदार पानी सीपेज होने लगा है तो क्या लगता है कि उस केस में अगर ऊपर में कहीं रिवर रहा नदी रहा दूरी में, अगर उससे कांटेक्ट हो गया है, उससे क्रैक वगैरह के थ्रू कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, पूरा माइंस में भी पानी भरने का चांस रहेगा। तभी अगर किसी माइंस में सीपेज एबनॉर्मल हो जाएगा तो उस केस में इमीडिएटली जो भी वर्किंग है उसको रोक दिया जाएगा और चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को फोर्थविथ तुरंत एकदम इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा सीपेज हो रहा है। और ये जो रेगुलेशन 6 में दिया हुआ है जहां पे ऐसा कंडीशन आएगा, अगर हो सकता है कि हाँ फिर अगर चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे देता है कंडीशन के साथ, ठीक है आप काम कीजिए सीपेज हो रहा है लेकिन फिर भी आप काम कर सकते हैं, तो उस केस में जो काम करेंगे ये 2.5 मीटर जो भी गैलरी वगैरह बनेगा ना, हाइट और विड्थ जो रहेगा
2.4 मीटर्स अधिक नहीं होगा। ये क्वेश्चन मेरा कोल इंडिया का एग्जाम में आया हुआ था, जो मेरा क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो गया था, क्योंकि हम वहाँ 3 मीटर मार के आए हुए थे, पढ़े ही नहीं थे रेगुलेशन। 2017 में रेगुलेशन वगैरह मतलब कोल इंडिया थोड़ा बहुत पढ़ के गए थे, एक बार में कहाँ कंप्लीट होगा रेगुलेशन किसी का। और एक बार में जो डाटा आया था पढ़ के गए थे, तो ये क्वेश्चन मेरा एग्जाम में गलत हो गया था, कि जहाँ पे अगर सीपेज जब नॉर्मल हो जाता है, या हम लोग वाटरी वाला कहीं कंडीशन में बढ़ रहे हैं, जैसे मान लो रेगुलेशन 3 के तहत, यहाँ पे भी ठीक है ना, 60 मीटर के अंदर हम लोग जाना चाह रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग जो गैलरी का जो विड्थ हाइट रहेगा 2.4 मीटर से अधिक नहीं रहेगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब उस एरिया में बढ़ेंगे तो हम लोग एडवांस ड्रिलिंग करेंगे, फ्लैंक होल लगाएंगे, इधर उधर पूरा ऊपर नीचे चारों ओर फ्लैंक होल लगाएंगे 55 मीटर के अंतराल पे। और यहाँ पे जो एडवांस बोर होल रहेगा ना मेंटेन, हमेशा 3 मीटर मेंटेन करके रखना है। एडवांस बोर होल हमेशा 3 मीटर मेंटेन करके रखना है। और जब अभी इरप्शन ऑफ गैसेस पढ़े थे 140, जो हम लोग इरप्शन ऑफ गैसेस पढ़े थे 147 नंबर में, वहां क्या था कि 1.5 मीटर का एडवांस बोर होल मेंटेन करके रखना है। जबकि पानी वाले केस में और बहुत ज्यादा खतरनाक है, तो यहाँ पे एडवांस बोर होल कम से कम 3 मीटर का मेंटेन करके हमेशा रखना है। इस चीज को ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो प्रिकॉशन लेगा वो ओवरमैन का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, हैविंग मैनेजर सर्टिफिकेट या ओवरमैन सर्टिफिकेट। ए प्लान एंड सेक्शन ऑफ द वर्किंग रेफर्ड टू सब रेगुलेशन 10 showing the particulars shall be prepared and maintained and shall be brought up to date at least once in every 15 days। मतलब ये रेगुलेशन 10 में जो दिया हुआ है ना, कि रिकॉर्ड शोइंग द एग्जैक्ट हाइट एंड विड्थ ऑफ द सच वर्किंग, कितना नंबर ऑफ बोरहोल ड्रिवन किया गया है, लेंथ ऑफ ईच बोरहोल क्या है, किस प्लेस में किया गया है, किस डायरेक्शन में किया गया है, इसका रिकॉर्ड ना हमेशा मेंटेन करके रखना है विद इन 15 डेज, 15 दिन में, ठीक है ना सर। ये सब सारा मेरा नोट्स में नोट किया हूँ, ठीक है। नोट्स किए हो, नोट किए हो, बहुत बढ़िया है। मतलब ये इतना पढ़ना है, कितना हो गया, 115 नंबर रेगुलेशन था। अब एक इंटेंशनल फ्लडिंग, वही इंटेंशनल फ्लडिंग मतलब क्या, माइंस में कुछ आग वगैरह लग गया, स्पॉन्टेनियस हीटिंग हो गया है, अब है कि हम लोग को माइंस में पानी से आग बुझाना या पानी डालना है, फ्लडिंग करना है माइंस को, तो कम से कम 14 दिन पहले, जैसा ऐसा इरादा रहेगा, तो नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर नोटिस ऑफ सच इंटेंशन चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाएगा। तो रीजनल इंस्पेक्टर क्या है कि परमिशन वो 14 दिन के पहले किसी भी दिन दे सकता है, और 14 दिन के बाद अगर परमिशन दे दिया है, वो 14 दिन के अंदर परमिशन दे दिया है, तो 14 दिन के बाद 60 दिन एक्सपायर होने से पहले हम लोग को फ्लडिंग कर लेना है। अगर फ्लडिंग नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि वो जो परमिशन मिला था वो लेप्स कर गया है। वही है, अगर ऑपरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ विच, जो परमिशन दिया हुआ है सब रेगुलेशन 1 में, अगर वो स्टार्ट नहीं होता है 60 दिन के अंदर, तो मान लिया जाएगा कि 14 दिन, मतलब 14 दिन के बाद में 60 दिन के अंदर अगर स्टार्ट नहीं करता है, तो उसको मान लिया जाएगा कि जो नोटिस मिला है वो लेप्स कर गया है। अब 152 नंबर रेगुलेशन में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व वायर वाटर डैम ईटीसी, कि अंडरग्राउंड माइंस में, हाँ, बगल वाला जो भी है ना इंटेंशनल फ्लडिंग कर रहे हैं, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर करेंगे ही, साथ में जो बगल वाला माइंस का जो ओनर रहेगा, जिसका मतलब मैनेजर रहेगा या माइन मैनेजमेंट जो भी रहेगा, कि जिसका भी माइंस को इफेक्ट कर सकता है, कि अपना उसका मान लो डिप साइड में माइंस है, मेरा राइट साइड में, तो हो सकता है अपना वाला माइंस उसके माइंस में, अपना वाला पानी जो है उसके माइंस में चला जाए, तो उस केस में भी उसको इन्फॉर्म करना है बगल वाले को। अलांदर में अगर हम लोग कुछ वाटर डैम बना रहे हैं, पानी को विथस्टैंड करने के लिए, होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे भी 14 दिन पहले नोटिस देना है रीजनल इंस्पेक्टर को। बस ये था। अब इसका मतलब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो भी क्वेश्चन है मेरे पास, और उसके बाद रेगुलेशन 3 पढ़ेंगे आज। अब आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। किसमें सीआईएम को, जो रिजर्व वायर वगैरह बनाते हैं ना, तो इसमें सीआईएम को नहीं देते हैं, इसमें सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर को देते हैं। और जब हम लोग इंटेंशनल फ्लडिंग करना रहता है, तो उस केस में हम लोग चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और बगल वाले माइंस का जो होता है उसका मैनेजमेंट को भी देते हैं। सिर्फ रिजर्व वायर डैम बना रहे वहां पे नहीं देते हैं।
15 दिन जो था ना, वो 15 दिन वाला ये डाटा था कि मान लो जो नहीं बताए कि फ्लैंक बोरहोल 55 मीटर के अंतराल पे फ्लैंक बोरहोल कर रहे हैं। ये मान लो गैलरी है, इधर लग रहा है कि 60 मीटर वाले एरिया में इधर पानी वगैरह एक्युमुलेट होने का चांस है, हम लोग ऐसे बढ़ रहे हैं। तो 55 मीटर के अंतराल पे रूफ साइड में, रूफ में इधर हम लोग होल करेंगे, फ्लैंक बोर होल। और ये हमेशा एडवांस जो बोर होल रहेगा 3 मीटर का रहेगा कम से कम, कि कभी भी किसी भी केस में पानी ना मिल जाए। मतलब क्या है कि अगर मान लो ये जो बोरहोल करेंगे यहाँ से, एडवांस बोरहोल ये 4.5 मीटर का रहेगा, तब ना है कि अगर ब्लास्टिंग करने के बाद 1.5 मीटर आगे बढ़ते हैं तो 3 मीटर ये हमेशा मेंटेन रहेगा। फिर जैसे 1.5 मीटर आगे बढ़े तो फिर से क्या करेंगे, फिर से यहाँ से 4.5 मीटर का एक बोरहोल मार देंगे। तो उससे क्या होगा, ये 1.5 मीटर फिर हम लोग ब्लास्टिंग करके उड़ा देंगे, तो फिर से हम लोग 3 मीटर मेंटेन रहना है। तो हमेशा एडवांस बोरहोल मेंटेन करके रखना है 3 मीटर का। तो उसी का जो डाटा है कि हम लोग 15 दिन के अंदर रिपोर्ट बुक वगैरह में लिख लेना है, उसी का जो डाटा दिया हुआ है 15 दिन के अंदर बाउंड पेज बुक जो है उसमें मेंटेन कर लेना है। ए प्लान एंड सेक्शन रिपोर्ट बुक में नहीं है, मतलब यहाँ पे कि प्लान और सेक्शन में है ना, उस चीज को अपडेट कर लेना है 15 दिन के अंदर। ठीक है, ये बात कर रहा है कि प्लान और सेक्शन, प्लान में मतलब उस चीज को 15 दिन के अंदर, हर एक 15-15 दिन में अपडेट कर लेना है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो क्या है, where any working is extended to within dash meter of GOF और डिस्यूज वर्किंग, जहां पे एक्युमुलेशन ऑफ इनफ्लामेबल गैस हो सकता है, तो हम लोग एक बोरहोल, एडवांस बोरहोल हमेशा 1.5 मीटर का मेंटेन करके रखेंगे। तो विद इन 30 मीटर ऑफ एनी गोफ, टू रीओपन ए माइन और पार्ट देयर ऑफ विच हैज बीन आइसोलेटेड, सील्ड ऑफ और फ्लडेड विथ वाटर टू डील विथ फायर। हम लोग रीओपन करने जा रहे हैं माइंस को, तो उस केस में किसको परमिशन देना होगा, प्रायर में परमिशन राइटिंग टू द चीफ इंस्पेक्टर नहीं, सिर्फ रीजनल इंस्पेक्टर। ए नोटिस रिक्वायर्ड टू बी गिवन नॉट लेस देन, किसको देना हो तो देना होगा, नोटिस इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन नॉट लेस देन 30 डेज, ये भी नहीं होगा। तो ये प्रायर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड, ए प्रायर परमिशन राइटिंग फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड। तो किसको देना था परमिशन, 30 दिन पहले नोटिस देना था। इसका आंसर कोई डी बोल, डी किसका आंसर तुम लोग बोल रहे हो। हम लोग एक माइंस को रीओपन करने के लिए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी पानी से मतलब हम फ्लडिंग वगैरह किए हुए थे, आग वगैरह लगा हुआ था, जिसमें बुझाने के लिए हम लोग 30 डेज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ वर्क रीजनल इंस्पेक्टर और चीफ इंस्पेक्टर, तो ये आंसर गलत दिया हुआ नहीं, इसलिए ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि 30 दिन पहले है ना, रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर दोनों को देना है। ये क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि प्रायर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड, प्रायर परमिशन इन राइटिंग फ्रॉम रीजनल इंस्पेक्टर इज रिक्वायर्ड। और यहाँ परमिशन कौन दे रहा है, एक नोटिस तो देना है रीजनल इंस्पेक्टर चीफ इंस्पेक्टर को, लेकिन परमिशन कौन दे रहा है, परमिशन दिया हुआ है यहाँ पे एवरी सच पार्टी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ही प्रायर परमिशन राइटिंग फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर दोनों को दे रहे हैं। ठीक है ना, चीफ इंस्पेक्टर प्लस रीजनल इंस्पेक्टर को 30 दिन पहले दे रहे हैं नोटिस। The notice is required to be given not less than 30 days before the commencement of work to the चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर, ये ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ऑप्शन डी, इसलिए हम ऑप्शन डी टिक कर रहे हैं। ठीक है ना, 30 डेज टू CI एंड RIM, ये दोनों लिखना होगा क्वेश्चन में। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। जब माइंस को रीओपन करने का इरादा है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है ना, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच वर्क, ये भी 30 दिन वाला है।
ड्यूरिंग रीओपनिंग ऑफ सील्ड ऑफ एरिया 30 days नोटिस शेल बी गिवन टू, 30 days से पहले नोटिस, नॉट लेस देन 30 days, बोथ चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर। मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी कैरी आउट एनी एक्सप्लोरेटरी वर्क इन ए माइन और पार्ट बिलो ग्राउंड टू कंटेन इरिस्पायरेबल एटमोसफेयर। कितना था मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, कितना है? 3 है। फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डेंजर ऑफ इनरस ऑफ सरफेस वाटर एवरी इंट्रेंस इनटू माइन दैट इज इट्स लोएस्ट पॉइंट शेल नॉट बी लेस देन, जो माइंस का एंट्री करने का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो कभी भी HFL प्लस 1.5 मीटर है ना, नॉट लेस देन 1.5 मीटर एबव द हाईएस्ट फ्लड लेवल। 1.2 कौन बोल रहे हो? 1.5 टू प्रिवेंट इनंडेशन माइन entrances and opening shall be -meter above the HFL of the nearby जोड़ और रिवर। ये भी सेम क्वेश्चन है कि HFL जो रहेगा, मतलब जो माइंस का लोएस्ट पॉइंट रहेगा वो HFL प्लस एटलीस्ट 1.5 मीटर, एटलीस्ट 1.5 मीटर, ठीक है। अगर मान लो HFL का जो लेवल आ गया है, ठीक है ना, HFL का जो अगर रिड्यूस लेवल बोले, अगर कि पूरा डेप्थ से मीन सी लेवल से HFL का आया है 210 मीटर, तो हम लोग को जो माइंस का जो इंक्लाइन बनाएंगे ना, इसका जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा ये 211.5 मीटर से ऊपर ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। और जो फ्लड डेंजर लेवल बनाएंगे वो 210 से 1.2 मीटर नीचे रहेगा, 1.2 मीटर नीचे रहेगा। 10 में 2 गया 8, 9 में 1 गया 8, 208.8, मतलब 208.8 पे क्या रहेगा? डेंजर लेवल या विथड्रॉवल लेवल। HFL कितना रहा? 210 मीटर पे, और मेरा जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा एंट्री करने का वो क्या रहेगा? HFL प्लस 1.5, मतलब 211.5 मीटर। Every entrance into mine shall be so designed and constructed and maintained that its lowest point shall not be less than 1.5 मीटर above the highest flood level। एक ही क्वेश्चन में घुमा फिरा कर दिया हुआ है। Withdrawal level shall be permanently marked at appropriate places on the surface so that persons shall be withdrawn from the mine sufficiently in advance whenever water rises towards the danger level। तो 1.2 मीटर बिलो द हाईएस्ट फ्लड लेवल। इसका तुम लोग देखो किसी एग्जाम में आया हुआ है डाटा, जो अभी हम डाटा बताए हैं ना, इसी टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन छोड़ो, थ्योरियल क्वेश्चन फर्स्ट क्लास वालों के लिए, तुम लोग के लिए नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, 190 नंबर क्वेश्चन। नो वर्किंग सेल बी मेड इन एनी माइन any spot lying within a horizontal distance of decimeter from either bank of a river or a canal or from the boundary of a lake, tank or other surface reservoir except with the previous permission writing of the chief inspector। मतलब बताएं क्या कि अगर रिवर वगैरह रहा वर्टिकली तो काम नहीं कर पाएंगे, साथ में इसका 15 मीटर, इधर 15 मीटर, इसके भी नीचे हम लोग इधर काम नहीं कर पाएंगे। फेंसिंग वगैरह का सारा आंसर 15 मीटर है।